नमस्कार दोस्तों, हम आज अपनी हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपना हाफ सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। अगर कोई और निर्देश आता है बोर्ड की तरफ से तो हम उसका भी पालन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो उद्देश्य रहेगा हम हाफ सिलेबस की ओर अग्रसर रहेंगे। और हम आज अपनी हिस्ट्री की बुक को पढ़ते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन रहेगा, सेकेंड हमारा रशियन रेवोल्यूशन रहेगा, थर्ड हमारा चैप्टर रहेगा हमारे हिटलर के बारे में, नाजिज़्म के बारे में रहेगा, फोर्थ हमारा कस्टलिज़म्स के बारे में रहेगा, जो चरवाहे होते हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में है वो पाँचवा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर हमारा फॉरेस्ट के ऊपर रहेगा। तो बहुत ही आसान सी हमारी हिस्ट्री है, 9th क्लास की, इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मज़े लेके पढ़ेंगे इसको और बहुत मज़ा आने वाला है इस बुक के अंदर। तो बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें देखने को। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब भी नाम आए तो 1789 आपकी डेट याद होनी चाहिए, और जो दूसरी डेट रहेगी साथ में 1799, ये जो बीच का समय है आप इसको घोषित कर सकते हैं एज ए फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद हालांकि रेवोल्यूशन बाद में भी होगी 1848 के अंदर, लेकिन हमारी जो 9th क्लास में है वो हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ आगे आएगा तो 10th क्लास में हम उसके बारे में देखेंगे। On the morning 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would be seen order the army to open fire upon the citizens. Some of the men and women gathered in the front of the town's hall and decided to form a people's militia. They broke into the number of government buildings in a search of arms. हम शुरुआत करते हैं हमारी बुक की कि भाई 14 जुलाई है, 1789 है, सुबह का जो समय है, और जो पेरिस जो शहर है उसके अंदर क्या थोड़ा सा आतंक का माहौल देखने को मिल रहा है। और लोगों को लग रहा है कि भाई सम्राट ने आदेश दे दिया कि आप शहर में घुस जाओ, और अफवाह फैला दी गई है कि भी जो है कि भी जो आदेश दिया गया है, ये आदेश दिया गया है कि भी जो है हमारी जो जनता है उसके ऊपर क्या गोलियां चला दी जाए, जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर गोलियां चला दी जाए। तो इसी बेस के ऊपर वहाँ पर 7000 के आसपास जो है पुरुष और औरतें वहाँ पर इकट्ठा हुई हैं टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने खुद का आप कह सकते हैं कि जन सेवा बनाई है, पीपल्स मिलिटिया अभी ने खुद की सेना बना ली है। और आसपास के क्षेत्र में जितने भी जो है ग्रुप्स थे जितने भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो वो उसके अंदर घुस रहे हैं, और अगर वहाँ पर कोई हथियार वगैरह दिखाई दे रहा है तो वहाँ से हथियार छीनने का प्रयत्न किया गया अभी। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred peoples marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prisons, the Bastille, where they hoped to find hoard ammunitions. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released too. There are only 7 of them. Here the Bastille has hated by all because it stood for the desperate power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. उसके बाद क्या हुआ कि भी कुछ जो है ग्रुप है लोगों का, कुछ हज़ार लोग हैं, सैकड़ों लोगों की बात कर सकते हैं, वो पेरिस नगर के जो है पूर्वी क्षेत्र की ओर क्या चल पड़े। और वहाँ पर जो किले हैं, बास्तिन किले के ऊपर एक जेल है, बास्तिन सेल के नाम से जाना जाता है उसको, तो उसको तोड़ देते हैं। और उनको लगा कि यहाँ पर बहुत सारा जो है कि भी जो हथियार वगैरह या फिर गोला बारूद की बात कर सकते हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं, हथियार मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ का कमांडर था वो इसमें मारा गया और वहाँ से जो है कैदी भाग गए। हालांकि उन कैदियों की संख्या केवल मात्र 7 थी भाई, ठीक है। तो और दूसरा कारण क्या है कि भी जो है ये जो बास्तिन सेल थी उसको क्या है हेटरेट किया जाता था, लोग पसंद नहीं करते थे, और उसका कारण है डेस्पोट पावर ऑफ द किंग। डेस्पोट का मतलब होता है डेस्पोट, किंग बोला जाता है, आप कह सकते हैं निरंकुश बोल सकते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं जिस सत्ता के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और आप कह सकते हैं भाई उसने क्या है कि भाई मतलब दबाने का प्रयत्न किया है अपनी जनता को, और कोई कार्य है जो अच्छी प्रकार से उनके लिए नहीं किया। इसके बाद क्या है कि पूरे के पूरे महल जो किले को ढा दिया गया, वहाँ पर जो जेल थी उसके बाद उसके पत्थर बिखर गए हैं, और उसके बाद कुछ जो हैं
आप बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जो कुछ अवशेष बच गए हैं उनको बाज़ारों में बेच दिया गया है और उनको ख़रीद लिया गया है कि भाई कुछ लोगों ने उनको ख़रीदा भी ताकि वो आगे जाकर क्या उसके स्मृति चिन्ह के रूप में उनको रखा जा सके भाई। The day war that followed saw more rioting both in the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon the times, they saw it as a beginning of the chain of the events that ultimately led to the execution of the king in the France. Through most people at the time did not anticipate this outcome, how and why this happened. उसके बाद क्या अभी जो घटना हुई है इसके कुछ दिनों के बाद क्या पेरिस है या फिर जो हमारे कंट्री साइड थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ पर भी क्या है कि भी ये संघर्ष शुरू हो गया। तो बहुत सारी जो जनता थी वो सारी की सारी जो ब्रेड की कीमतें बढ़ रही थी तो उनका विरोध कर रहे थे भाई, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इस घटनाक्रमों को जो जोड़ने का प्रयत्न किया गया और ये पाया गया कि ये एक शुरुआत थी, ठीक है, चेन है ये और एक शुरुआत है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई हमें इसको मान सकते हैं कि भाई जो फांसी जो दी जाएगी लास्ट के समय में वो एक शुरुआत हम कह सकते हैं, इसकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और जब ये स्टार्ट हुआ, ये जैसे कि हम बात करें 1789 की, तो उसमें लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि भी आगे जाकर क्या राजा को भी क्या फांसी पर लटकाया जा सकता भी। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपने मार्क करना है कि भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुई, तो कुछ कारण हैं, कारण रहेंगे। सॉरी दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपसे कि भी किस प्रकार से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है तो उसके कारण थे, सामाजिक कारण थे, इकोनॉमिक थे, सोशल थे, कल्चरल थे, ठीक है, कुछ फैक्टर्स थे, उनको हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इन 1774 लुई 16 वाज ऑफ द बourbon फैमिली किंग्स ascended द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। 1774 में बुर्बो राजवंश कहते हैं, ठीक है। तो वो उस फैमिली से लुई 16 साम्राज्य के ऊपर बैठा, राजा बना। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। उसके बाद जब वो 20 साल की उम्र का था उसकी जो शादी कर दी गई ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरिन एंटोनेट। अपॉन द एक्सक्यूजन्स ऑफ द न्यू किंग्स फाउंड एंड एम्प्टी ट्रेजर्स, long years of the war had drained the financial resources of the French. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of the Versailles. उसके बाद है कि जैसे ही जो उसको साम्राज्य मिला था उसके बाद है उसको मिला कि भी जो है लगा कि भी जो लगा नहीं, उसको जो ट्रेजर था वो खाली था। उसके बाद लंबे समय तक क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इसलिए जो फाइनेंशियली कंडीशन थी फ्रांस की वो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में चली गई थी, पैसा उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा जो शाही महल हुआ करता था वर्साई के अंदर तो उसका मेंटेनेंस का जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अंडर लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनियल टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन्स। इसके अलावा इसी समय जो वारों में एक वार थी भी लुई 16 ने क्या किया था, ये जो लुई 16 थे इन्होंने हेल्प की थी अमेरिकन कॉलोनियल की, ठीक है, और ब्रिटिश उनको आज़ाद करवाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा जो बर्बाद करना पड़ा था, लगा था इनका। दी वार एडिड मोर दैन $1 billion लिवरे टू ए डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर दैन $2 billion लिवरेज। उसके बाद है जो लिब्रे था, आप कह सकते हैं लिब्रे का मतलब आप जान सकते हैं कि ये मुद्रा के रूप में इसको जाना जाता है, ये मुद्रा थी। और 1794 के अंदर की बात करें तो उस समय की मुद्रा की हम बात करें, ठीक है, उसमें क्या है कि भी जो है जब इनको आज़ाद करवाया गया तो इनके ऊपर जो कर्ज़ था वो कर्ज़ बढ़ गया था, ठीक है। तो अब 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज़ इनके पास हो गया था और उसके बाद ही ज़्यादा हो गया था भी, 2 बिलियन लीवर तक पहुंच गया था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। और जिन्होंने इनको पैसा दिया था उन्होंने क्या कर दिया, इनके ऊपर 10% ब्याज लगाना शुरू कर दिया था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लिगेटेड टू स्पेंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट लोन। इसी वजह से क्या कर दिया गया, इसको पूरा करने के लिए क्या उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने टैक्स को बढ़ाने का प्रयत्न किया।
to meet regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running government official or universities. The state was forced to increase it. टेक्स वही है, जो टैक्स थे उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया। अभी जो खर्चे थे सेना के ऊपर और राज दरबार का खर्चा था, यूनिवर्सिटी कॉलेज आ रही हैं, और ऑफिस है, कोर्ट वगैरह, तो उसके लिए क्या कि उन्होंने टैक्स बढ़ाने का प्रयत्न किया। Yet even these measures could not be have sufficient. French society in the 18th century was divided into the 3 states and only member of the 3rd state paid taxes. उसके बाद है कि भी ये जो प्रयास किए गए, हालांकि ये प्रयास भी काफ़ी नहीं थे, जो जितना खर्चा था जो हो चुका था तो उसको पूरा करने के लिए ये भी काफ़ी पर्याप्त नहीं था। ठीक है, इसी वजह से क्या रहा कि भी जो ये समय था, इस समय तो एक जो समस्या इनके सामने देखने को आई कि ये जो फ्रांस था ये 3 स्टेट के अंदर बटा हुआ था, और समस्या ये थी कि भी जो टैक्स जो पे करेगा वो 3rd जो कैटेगरी के अंदर लोग आते थे वो उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि भी जिस प्रकार से आपको ये दिखाया गया है, आपने याद करना है कि जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें कलर्गी होते थे, दूसरे में क्या नोबिलिटी होते थे, जो नोबल व्यक्ति होते थे, और 3rd स्टेट के अंदर क्या है कि भी बिजनेसमैन है, मर्चेंट, कोर्ट, लॉयर ऑफिसर, पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स वगैरह इत्यादि इत्यादि सारे हैं, वो बाकी 3rd स्टेट के अंदर रहते थे, और ये जो टैक्स था वो पे सारा का सारा इनको दिया जाता था। ठीक है, अब ये कलर्गी थे, इनको जो है धर्म के नाम पे उनको बहकाते थे कि भी आपको हम ईश्वर से मिलाएंगे, या फिर जो भी है चर्च की बात कर रहे हैं हम, तो उसके नाम पर इनसे पैसा लेते थे। नोबल व्यक्ति थे, जो ज़्यादा समृद्ध लोग हुआ करते थे, वो भी क्या थे, इसमें क्या टैक्स को पे नहीं करते थे, तो जो कार्य करने वाले थे बेचारे उन्हीं से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो एक और समस्या है कि बार बार में उनको ही उनसे ही टैक्स क्या वसूला जा रहा था। The society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regimes is usually used to describe the society of the institution of the French before 1789. जो है हम बात करते हैं जो फ्रांसीसी समाज है, जो हमारा मिडल एज रहा था उसमें जो है सामंती व्यवस्था का अंग माना जाता था। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि भाई ओल्ड रिजाइम्स के नाम से जान सकते हैं, जो 1789 के पहले जो है फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए क्या उपयोग किया जाता था। अब फ्यूडल सिस्टम होता था जिसमें क्या है कि भी एक भूमि के टुकड़े होते थे, वो टुकड़ा दे दिया जाता है, जैसे फ्यूडलिज्म है, फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। फ्यूड का मतलब होता है फिफ ऑफ लैंड ऑफ फिफ के नाम से जाना जाता है इसकी, तो कुछ ऐसा ही मैंने काफ़ी साल पहले इसके बारे में पढ़ा था जब मैं प्री MSc कर रहा था, तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन आती थी। फ्यूडल सिस्टम था, जो हमारा मिडविल पीरियड रहता था, उसमें ये शब्द था जो काफ़ी बार गूंजा था हमारे लिए पूरे इतिहास के अंदर। इसमें क्या है कि भी कुछ लैंड के ऊपर राइट दे दिया जाता था और उसके बदले में उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। Figure 2 show that how system of state in a French society were organized. Peasants made up of about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land by the cultivation. अब ये समस्या थी कि भी जो फ्रांस सोसाइटी थी, हमने बात की यहाँ पर ये 3 हमारी कैटेगरी में बटी हुई थी। अब जो किसान थे 90% किसान थे जो जनसंख्या में, और एक स्मॉल नंबर था उनमें से क्या जिसके पास खुद की ज़मीन होती थी भाई। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वो खुद काफ़ी कम लोग थे जो मालिक हों। बाकी जो मैंने आपको बताया था फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था जिसमें क्या वो उनको टैक्स देना पड़ता था उसके बदले में। About 60% of the land was owned by the nobles, the church and other richer member of the 3rd state. इसके अलावा जो 60% जो लैंड थी वो क्या थी, नोबल के द्वारा थी, चर्च के अधीन आती थी, या जो रिचर लोग थे अलग से थे जो 3rd स्टेट के, उनके पास वो आती थी भी। The member of the first 2 state that is a clergy and the nobility enjoy certain privileges birth. यानी कि जो जन्म होता था उनसे जन्म से ही इनको राइट्स मिल जाते थे, कुछ विशेष छूट मिलती थी सिर्फ और सिर्फ जो पहले 2 ग्रुप के अंदर थे। The nobles further enjoyed feudal privileges, these including feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obligated to rented servant to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army or to the participate in the building roads. उसके बाद क्या हुआ कि भी ये बेचारे किसान थे, वो सामंती लोग जो फ्यूडल लोग थे वो उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, किसान क्या करते थे, अपने स्वामियों की सेवा करते, उसके बाद उनके घर और खेतों में भी काम करते, अपने लिए सेना थी उसमें सेवाएं देते थे, सड़कों के निर्माण में कार्य करते थे, और इसके साथ साथ क्या उनको बेचारों को टैक्स भी पे करना पड़ता था भाई। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, जो लोग थे ये परेशान थे। कुछ और भी हैं कारण हैं जिसके कारण जो लोग परेशान थे, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का कारण भी ये है।
the church who extracted its share of tax called tithes from the peasants, and finally all member of the third state had to pay tax to the same to the states. अब टैक्स थे, दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, एक का नाम है टाइथ और एक का नाम है टाइल भाई, ठीक है। टाइथ क्या है, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, यानी कि चर्च अपना टैक्स लेती थी, उसको क्या कहते थे, टाइथ के नाम से जाना जाता है। These including a direct tax called tithe and a number of indirect taxes which were laid on the articles of everyday consumptions like salt और तम्बाकू। उसके बाद है जो राज्य सरकार लेती थी, जो स्टेट लेती थी, उसको टाइल के नाम से जाना जाता है। और अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी उनसे लिए जाते थे। जैसे कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, जैसे कि आपने नमक खरीदा, तम्बाकू खरीदा, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता था। The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third state alone। और इसके जो टैक्स का जो सारा का सारा जो पे करने वाले थे, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कौन थे हमारे लिए, वो थर्ड स्टेट के अंदर थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं ये लोग। इसी वजह से क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज हैं भाई।